आज हम लोग YouTube लाइव में बर्टोल्ड ब्रेख्त के रेडियो मीडियम से संबंधित जो दृष्टिकोण उसकी चर्चा करेंगे। बर्टोल्ड ब्रेख्त ने जब रेडियो के बारे में एज ए मीडियम उसके बारे में जब अपनी बातें रखी तो उस समय जर्मनी में रेडियो को लेके बहुत तेज बहस चल रही थी और रेडियो को एक सशक्त माध्यम के तौर पर हिटलर ने सबसे आक्रामक ढंग से इस्तेमाल किया था और रेडियो के राजनीतिकरण को लेकर जर्मनी में बहुत बहस थी। ब्रॉडकास्टिंग में नीतिगत तौर पर राजनीतिक प्रश्नों का प्रचार नहीं किया जाता। जर्मनी ब्रॉडकास्टिंग की स्थापना 1926 में हुई थी। इसका राज्य से गहरा संबंध था। इसके 51% शेयर राज्य डाकघर के पास थे। इसके कारण राज्य सचिव का रेडियो पर सीधा नियंत्रण था, जबकि उसका कार्यक्षेत्र डाकघर था। वह इस संस्थान यानी रेडियो का आयुक्त भी था। उस युग में लोकतांत्रिक विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले संगठनों का तर्क था कि रेडियो को लोकतंत्र के उपकरण के रूप में देखा जाए। इस संगठन का नाम द्रागत था। इसी संगठन के तर्कों का निषेध करते हुए रेडियो की राजनीतिक तौर पर तटस्थ और गैर हिस्सेदारी वाली नीति को बनाया गया था। द्रागत संगठन अनेक संगठनों का संयुक्त मोर्चा था। इसी संगठन की दृष्टि का विरोध करते हुए सन 1926 की रेडियो नीति में कहा गया कि रेडियो किसी पार्टी की सेवा नहीं करेगा। इसकी समस्त खबरें और भाषण पूरी तरह गैर राजनीतिक दृष्टिकोण को व्यक्त करेंगे। बर्टोल्ड ब्रेख्त और अर्नोल्ड रुडोल्फ अर्नहाइम ये दो बड़े थिंकर थे उस समय जर्मनी में, जिन्होंने के इस दृष्टिकोण का विरोध किया था। तो ब्रेख्त ने इस माध्यमों के संदर्भ में जो बातें कही, उन्होंने कहा कि ये जो रेडियो की तटस्थता की जो बात की जा रही है ये एकदम कोरी कल्पना है। हमारे यहाँ भी तटस्थता की बातें कर रहे हैं लोग टेलीविजन के संदर्भ में और दूसरे माध्यमों के संदर्भ में। तो ब्रेख्त ने कहा कि माध्यमों की तटस्थता एक तरह से कोरी कल्पना है। ब्रेख्त ने लिखा कि राज्य खास हितों को व्यक्त करता है, अथवा माध्यमों को तटस्थ नहीं रखा जा सकता या माध्यमों को तटस्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब वो राज्य के ही तहत हैं तो तटस्थ कैसे हो सकते हैं। रेडियो को सिर्फ कार्यक्रम देने वाला ही नहीं अपितु कार्यक्रमों की सामग्री ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। इससे श्रोताओं को सिर्फ सुनने का ही नहीं अपितु बोलने का भी मौका मिलता है। अतः श्रोता को इससे पृथक करने की बजाय रेडियो और श्रोता के संबंधों को समग्रता में देखना चाहिए। रेडियो को वितरण की व्यवस्था के बजाय संचार की व्यवस्था में रूपांतरित करने की कोशिश करनी चाहिए। वह वास्तव में माध्यमों के लोकतांत्रिक उपयोग का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये जो नई जो लिबरलाइजेशन के दौरान जो तमाम किस्मी रेडियो तरंगे बेच के जो नए नए रेडियो चैनल शुरू हुए, ये एक तरह से वितरण के चैनल है। इनमें कोई प्रोग्राम तैयार नहीं किए जाते। पहले से जो फिल्मी गाने तैयार हैं वही फिल्मी गाने तरह तरह के फॉर्मेट में ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं। ब्रेख्त का मानना था कि राजनीतिक व्यवस्था समूची संस्कृति को प्रभावित करती है। संस्कृति का उदय उत्पादक शक्तियों के गर्भ से हुआ है। आज उत्पादक शक्तियों और उत्पादन रूपों का अंतर्विरोध सांस्कृतिक क्षेत्र तक फैल चुका है। और ये चीज ध्यान में रखते हुए ब्रेख्त ने रेडियो सिद्धांत के नाम से ही 1927 में एक महत्वपूर्ण लेख लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि हमारा बुर्जुआजी आगामी 100 वर्षों तक जिंदा रहेगा। अगर ऐसा होता है तो आगामी 1000 वर्ष तक रेडियो के बजने की संभावनाएं हैं। मैं आशा करता हूं कि बुर्जुआजी रेडियो से जुड़ा और उससे भिन्न कुछ खोज निकालेगा जो रेडियो की समस्त क्षमताओं को सुरक्षित रखे।
भावी पीढ़ी के पास यह कहने का अवसर होगा कि वह खुशी के साथ समूचे भूमंडल को वह सब सुनाना चाहे जो हमारी इच्छा है, साथ ही पृथ्वी को यह भी बताना चाहे कि हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्रेक ने आगे लिखा उसी में कि जब मनुष्य कुछ कहना चाहता है तो उसके पास श्रोता नहीं होता। इससे भी बुरी स्थिति तब होती है जब श्रोता किसी भी बोलने वाले को खोज नहीं पाते। ब्रेक ने रेडियो सिद्धांत में आलोचनात्मक नोट्स, रेडियो वक्तृता की भूमिका, रेडियो निदेशक के लिए सुझाव आदि को तकरीबन 50 पृष्ठों में समेटा है। यह सब उनकी रचनावली में उपलब्ध है। रेडियो वितरण की बजाय संचार माध्यम बने, इसके लिए ब्रेक लिखित द ओशियन फ्लाइट नामक प्रस्तुति को सन 1921 में एक संगीत सम्मेलन में पेश किया गया। यह नाटक मूलतः रेडियो को संचार माध्यम के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाए, इसका अनूठा प्रयोग है। वह उसके माध्यम सिद्धांत का मॉडल भी है। इस मॉडल में द्वंद्वात्मक समानांतरता और आपसी निर्भरता को बनाए रखा गया है, साथ ही सिद्धांत और व्यवहार की एकता पर जोर है। ब्रेक ने ललित कलाओं के दर्शकों के सांस्कृतिक उपभोग की समानांतर उत्पत्ति को स्वीकार किया है, साथ ही इस प्रक्रिया में संस्थानों और वास्तविक रचनाओं को स्वीकार किया है, जिसका लक्ष्य है समूची सांस्कृतिक संरचनाओं को मनोरंजन के संस्थानों के उदय के रूप में देखना। ब्रेक ने दर्शक के भोक्ता की बजाय उत्पादक दृष्टिकोण पर बल दिया। हमारे यहाँ क्या है कि दर्शक के उपभोक्ता रूप पर बल है। साथ ही रेखांकित किया कि ओपेरा का मनोरंजन निष्क्रिय उपभोग का सृजन करता है। यह सांस्कृतिक माल का अनालोचनात्मक इंजेक्शन है। इस मनोरंजन का यह वैशिष्ट है कि वह ज्ञान पैदा नहीं करता। इसके लिए सिर्फ रुचि की जरूरत होती है। दर्शकों के मनोरंजन का स्तर तुलनात्मक रूप में इस बात से तय होता है कि ओपेरा में किस हद तक अयथार्थ का प्रयोग किया जाता है। अयथार्थ का सारभूत अर्थ है अस्पष्टता और अर्थ का अभाव, जो निष्क्रिय उपभोग में रूपांतरित हो जाता है। इसी से कालांतर में अमूर्त ज्ञान पैदा होता है। ब्रेक ने लिखा कि ओपेरा का अविवेकपूर्ण तत्वों के साथ इस्तेमाल, या यह भी संभव है कि अविवेकपूर्ण और विवेकपूर्ण तत्वों का मिला जुला इस्तेमाल, वह ओपेरा में यथार्थवाद और उसकी प्रस्तुति को संगीतबद्ध करने में मदद करता है। इससे तीसरे अर्थ की उत्पत्ति होती है और इसका कभी भी यथार्थवादी प्रभाव नहीं होता, बल्कि यूं कहें कि इस यथार्थ का वस्तु से कोई संबंध नहीं होता। यथार्थ का वस्तु से अलगाव हो जाता है। हमारे यहाँ जो हिंदी सिनेमा है वो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है इस पूरी टेंडेंसी का, जिसको कि वहाँ ओपेरा के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो पॉपुलर बम्बैया सिनेमा का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ये सारे एलिमेंट हैं। आर मॉलियर ने बर्टोल्ड ब्रेक एंड द थ्योरी ऑफ मीडिया 1989 में ये पुस्तक लिखी उन्होंने। मैं इस बात पर बल दिया कि ओपेरा की जगह आधुनिक युग में फिल्म, रेडियो और टेलीविजन ने ले ली है। यह प्रवृत्ति मास कल्चर में तेजी से व्यक्त हो रही है। साथ ही साथ उपभोक्ता के दो मुहे चरित्र का विकास हुआ है। वाल्टर बेंजामिन के शब्दों में यहाँ पर एक तरह से निष्क्रिय खपत है, साथ ही शोषक का रूप भी है। मास मीडिया के संदर्भ में स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गई है। शोषण का पुनः दर्शक पर भी प्रभाव होता है। ब्रेक ने लिखा कि दर्शक ही कारण है और व्यवस्था से उत्पीड़ित भी हैं, जो उत्पादन और मनोरंजन में विभाजन कर देते हैं। इसका दुतरफा प्रभाव होता है। एक तरफ तो वह महत्वपूर्ण कार्य और उत्पादकता को मनोरंजन के रूप में बांट देता है और वहीं दूसरी ओर मनोरंजन को उत्पादकता से मुक्त कर देता है। यह कार्य वह रक्षा की दृष्टि से करता है। इस प्रसंग में बर्टोल्ड ब्रेक्ट ने मनोरंजन और उत्पादकता के पुनर्एकीकरण की जरूरत पर बल दिया है। यह एकीकरण मनोरंजन और सूचना के लिए जरूरी है,
साथ ही ज्ञान और अनुभव के लिए भी आवश्यक है। इसे मात्र पाठ या प्रस्तुति के स्तर पर ही अर्जित नहीं किया जा सकता, बल्कि दर्शकों के विभिन्न दृष्टिकोणों को भी इसमें शामिल करना होगा। इसे शिक्षित करने और नाटकीय प्रस्तुतियों को उत्पादक बनाने के काम में इस्तेमाल करना होगा। इसके विपरीत निर्माता संरचना को आत्मसात करे, जिससे अपने उत्पादन के उपकरणों को नियंत्रित कर सके। ब्रेख्त ने उत्पादन को औद्योगिक और तकनीकी कार्यों के द्वारा सांस्कृतिक रूपों की निर्मित माना। उत्पादन पर बल देना नए किस्म के आलोचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि आप एक नया फिनोमिना है जो एक सिनेमा में था, लेकिन अब ये यूट्यूब में है, रील्स में है, ये तमाम चीज़ों में है। इसमें क्या है कि दर्शक अनुत्पादक की भूमिका अदा करता है और वो सिर्फ कंज्यूम करता है, उसकी कोई उत्पादन में भूमिका नहीं है। अगर वह उत्पादक की भूमिका अदा करे और उस उत्पादन को अपने को सामाजिकता से जोड़े, सामाजिक यथार्थ से जोड़े, तो वह एक आलोचनात्मक विवेक पैदा करने में मदद कर सकता है। लेकिन अधिकतर जो यूट्यूब पर सामग्री है, उस सामग्री की मुश्किल यह है कि वह एक तरह से अनुत्पादक सामग्री है, वह अनुत्पादक दर्शक वर्ग पैदा करती है। ऐसी सामग्री बहुत कम है जो कि उत्पादक सामग्री है और जो सामाजिकता से जोड़ती है। एक अन्य चीज है वो ये कि ब्रेख्त ने जब उत्पादन पर बल दिया तो वे उत्पादन पर बल इसलिए दे रहे थे कि वे आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना चाहते थे। ब्रेख्त की धारणा थी कि नाटक के प्रति आलोचनात्मक नजरिया होना चाहिए, इसमें दर्शक का सम्मान किया जाए, साथ ही समाज का भी सम्मान किया जाए। इसका अर्थ है सामाजिक क्रांति। ब्रेख्त का मानना था कि उत्पादन को व्यापक अर्थों में ग्रहण करना चाहिए। इसे सभी किस्म के मनुष्यों को उत्पादकता से मुक्त करने में मदद मिलती है। ब्रेख्त आर्थिक उत्पादन को आर्थिक उत्पादकता का ही एक रूप मानते थे। इसमें समाजीकरण की एजेंसियों के उत्पादन, भाषा, संरचना के विकास की कोशिशें और अनुभवों के निर्माण को प्रमुख अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। ब्रेख्त ने उत्पादकता की धारणा को व्यापक अर्थों में सभी वस्तुओं, मनुष्यों के उच्च स्तरीय मूल्यों के विकास का आधार माना। उन्होंने उत्पादन में कानून, स्वतंत्रता और चरित्र आदि को शामिल किया। साथ ही यह भी लिखा कि इनके स्वरूपों में अंतर हो सकता है। इसे उन्होंने अन्य मनस्कता और माल के उत्पादन के पिछड़ेपन को दूर करने वाला माना। उत्पादकता की धारणा का ब्रेख्त ने यथार्थवाद संबंधी बहस में प्रयोग किया है। साथ ही रूप के परंपरागत अर्थ में उपकरण पदबंध का भी उपयोग किया है। इसे वह आंतरिक तत्व के उद्घाटन का तकनीकी उपकरण मानते थे। नाटकों में उत्पादकता को आलोचनात्मक प्रस्तुति के रूप में रूपायित किया और इसे विभिन्न उपकरणों के माध्यमों में विभिन्न माध्यमों के उपकरणों में खोजने पर बल दिया। ब्रेख्त ने लिखा कि रेडियो युग निर्माता है, इसे उत्पादन प्रक्रियाओं के मध्य में स्थित परिवर्तनीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित किया जाना चाहिए। साथ ही रेडियो की परिवर्तनकामी भूमिका होती है, इसे ब्रेख्त ने रेखांकित किया। क्योंकि ब्रेख्त देख रहे थे कि रेडियो जो है किस तरह से हिटलर के पूरे प्रोपेगेंडा में एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट की तरह भूमिका अदा कर रहा है। ब्रेख्त ने रेडियो के द्वारा लोगों की संवेदनाओं को समृद्ध करने और वास्तविक मानवीय संबंधों में उसकी भूमिका को रेखांकित किया। और इस क्रम में ब्रेख्त ने इस बात को रेखांकित किया कि बुर्जुआ प्रभुत्व को स्थापित करने में रेडियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ब्रेख्त ने उस पूरे निबंध में, रेडियो सिद्धांत नामक निबंध में, कुछ सुझाव भी दिए। उनका पहला सुझाव यह था कि जो सत्ता में है प्रत्यक्षतः उनका विरोध करना चाहिए। यह कार्य रेडियो तब ही करे जब वह मात्र वितरण का उपकरण न हो। इससे सामाजिक घटनाएं उत्पादक हो जाती हैं। दूसरा, संसदीय अधिवेशन हो या अदालत में चल रहा मुकदमा हो, साक्षात्कार हो या नाटक, रेडियो नाटक हो, उसे वास्तव
यथार्थ को पेश करना चाहिए जिससे जनता की सेवा हो और शिक्षा हो। ब्रेख्त के रेडियो सिद्धांत की धुरी है कि इस माध्यम का घटना और राय के वितरण के लिए उपकरण के रूप में अनुभवों की प्रक्रियाओं का स्वायत्त संस्था के रूप में रूपांतरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने लिखा कि रेडियो को हर हालत में वितरण के उपकरण के बजाय संचार के उपकरण के रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए। आम जीवन में रेडियो संप्रेषण की कल्पनात्मक व्यवस्था है। यह अनेक चैनलों की व्यवस्था है। इसमें मात्र प्रसारण क्षमता ही नहीं है बल्कि इसमें ग्रहण क्षमता भी है। वह श्रोता को सिर्फ सुनाता ही नहीं है अपितु श्रोता उसके जरिए बोल भी सकता है, इसलिए श्रोता को इससे अलग नहीं करना चाहिए। ब्रेख्त की राय थी कि रेडियो के सभी प्रसारणों को जनता की सेवा में लगा देना चाहिए, तभी सही अर्थों में सकारात्मक ढंग से जनता के लिए माहौल बनेगा। ब्रेख्त अच्छी तरह जानते थे कि ये सुझाव इस माध्यम के तकनीकी विकास के स्वाभाविक परिणाम हैं। मौजूदा व्यवस्था में इन्हें व्यावहारिक तौर पर लागू करना संभव नहीं है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।